दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, जो कि है नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रेडरिक सोरियो के इमेज से, जहां पर उन्होंने 1848 में कुछ प्रिंट्स बनाए जिसमें उन्होंने नेशन स्टेट्स से बनी एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को इमेजिन किया है। इस पिक्चर में यूरोप और अमेरिका के लोग एक लॉन्ग प्रोसेशन में चलते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं, और साथ ही साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। फोरग्राउंड में एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के कुछ छूटे हुए सिंबल्स दिखाए गए हैं। इस प्रोसेशन को यूएसए और स्विट्जरलैंड लीड कर रहा है। जर्मनी, जो इस नेशन स्टेट नहीं था, उसने भी ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग के साथ दिखाया गया है। स्काई से क्रिस्ट, सेंट्स और एंजल्स नेशन स्टेट्स को लिबर्टी के परस्यूट में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। 19th सेंचुरी में नेशन स्टेट्स न्यू पॉलिटिकल यूनिट्स के रूप में इमर्ज हुए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके बाद सॉवरेनिटी मोनार्की से निकलकर फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में आ गई। फ्रेंच लोगों के बीच कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ आइडियाज इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटोयन को इंट्रोड्यूस किया गया। नया फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर नए पुराने रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस कर दिया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया और सबके लिए सेम यूनिफॉर्म लॉज लागू किए गए। फ्रेंच लैंग्वेज को नेशन की कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। 1790s में फ्रेंच आर्मीज हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली तक पहुंची और नेशनलिज्म का आइडिया दूसरे देशों में फैलाया। नेपोलियन ने कई टेरिटरीज कॉन्कर करने के बाद मोनार्की वापस लाई, लेकिन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिसने सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड कहा जाता है। इसके कुछ मेजर चेंजेस थे, जैसे जन्म पर आधारित सभी प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया, लॉ के सामने इक्वलिटी इस्टेब्लिश की और प्रॉपर्टी के राइट को सिक्योर किया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया और वर्कर्स को सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से आज़ादी दिलाई। गिल्ड पर लगे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए, वेट्स और मेजर को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया गया, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लोगों का पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे पाए। टैक्सेस बढ़ गए, सेंसरशिप लागू हुई और फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट होने लगी, जिससे रिफॉर्म्स के फ़ायदे कम पड़ गए। इस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन दुनिया में नेशनलिज्म का पहला क्लियर एक्सप्रेशन बन गया। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप ऑटोनोमस मोनार्कीज में डिवाइडेड था। इन रीजन्स में अलग अलग तरह के लोग रहते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर, जो ऑस्ट्रिया का हंगरी पर रूल करता था, कई डिफरेंट रीजन्स को और लोगों के एक पैचवर्क था। हंगरी में आधे लोग म्याग्यार बोलते थे, गैलिक एरिस्टोक्रेट्स पोलिश बोलते थे और बाकी लोग अलग अलग डेलिकेट्स बोलते थे, इसलिए उनको यूनाइट करना इजी नहीं था। लैंडेड एरिस्टोक्रेट क्लास के मेंबर्स एक कॉमन लाइफस्टाइल शेयर करते थे, चाहे रीजन्स अलग अलग हों। सेंट्रल यूरोप में मार्केट के लिए प्रोडक्शन बढ़ने से कॉमर्शियल क्लासेस का जन्म हुआ। न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल फ्रीडम और लॉ के सामने सबकी इक्वलिटी। इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब फ्री मार्केट्स था। पॉलिटिकली इसका मतलब गवर्नमेंट बाय कंसेंट था। वोटिंग राइट सिर्फ प्रॉपर्टी वाले मर्दों को मिलते थे। इसी के साथ जोलेवरिन एक कस्टम यूनियन था, जो प्रशिया के 1834 में बनाया गया, जिसमें जर्मन स्टेट्स शामिल हुए ताकि टैरिफ बैरियर्स हटाए जा सकें। कंजर्वेटिव्स मानते थे कि मोनार्की, चर्च और सोशल हायरार्कीज को प्रिजर्व करना चाहिए। इन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाने के लिए वो उनकी मॉडर्नाइजेशन के सपोर्ट में थे। 1815 में यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, वियना में मिले ताकि यूरोप के लिए सेटलमेंट तैयार की जा सके। इसी के साथ ट्रीटी ऑफ वियना 1815 साइन की गई, जिससे नेपोलियन द्वारा हटाए गए मोनार्कीज को रिस्टोर किया गया और यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाया गया। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को दोबारा रिस्टोर किया गया और कई चेंजेस किए गए। कंजर्वेटिव रिजाइम्स ऑटोक्रेटिक थे और क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते थे। ज़्यादातर गवर्नमेंट्स ने न्यूज़पेपर्स, बुक्स और सॉन्ग्स पर सेंसरशिप लगा रखी थी, जो लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज़ को प्रमोट करते थे। इटालियन रिवॉल्यूशनरी गुरसीपी मैजनी ने जो 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थीं, यंग इटली और यंग यूरोप। इस सोसाइटी का एम था इटली को यूनिफाई करना।
ड्यूक मेटरनिक ने मैज़नी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कहा। उसी के साथ जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। इसमें जब कंजर्वेटिव रिजाइम्स अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे, तब कई रिवॉल्यूशंस लिबरल नेशनलिस्ट के नेतृत्व में हुए। पहला बड़ा अपहेवल फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, जिसमें बर्बन किंग्स को हटा दिया गया। फिर दूसरा जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद एक अपराइजिंग हुई, जिसके रिजल्ट में बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। ग्रीक और ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में शुरू हुई। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में मान लिया गया। हमारा अगला टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इस टॉपिक में कल्चर ने नेशन का आइडिया बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जो इमोशन, इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग पर फोकस करता था, ताकि लोगों के बीच शेयर कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चर पास्ट का सेंस डेवलप हो। यही चीज़ नेशन बनाने का बेस बनी। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस और फोल्कलोर ने नेशनलिस्ट मैसेज को लोगों तक पहुंचाने और नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। कैरोल कोरपिंस्की ने अपनी ओपेरास और म्यूजिक के थ्रू नेशन के स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया। पोलिश लैंग्वेज को रसिया ऑक्यूपेशन के बाद रशियन अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट एक वेपन की तरह यूज़ किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉर्ड्स। 1830s के यूरोप में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। ज़्यादा लोग जॉब्स ढूंढ रहे थे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम थी। सिलेसिया के वीवर्स ने 1845 में रिवोल्ट किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनकी पेमेंट कम कर दी थी। इसी के साथ लुइस फिलिपी को लोगों को प्रेशर की वजह से देश को छोड़कर भागना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। फ्रांस की रिवॉल्यूशन के से इंस्पायर होकर यूरोप के दूसरे रीजन्स ने भी इसे नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। नए एजुकेटेड मिडिल क्लास ने ऑल जर्मन नेशन असेंबली के लिए वोट दिया। फ्रैंकफर्ट पार्लिया st पाउल चर्च में कन्व्यू हुई। इस पार्लियामेंट में जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जर्मनी को एक मोनार्क हेड करेगा, लेकिन पार्लियामेंट के कंट्रोल के अंदर फ्रेडरिक विलियम फोर को क्राउन को ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और बाकी मोनार्क के साथ मिलकर इलेक्टेड असेंबली का विरोध किया। वुमेन के डिमांड्स के बावजूद उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन्हें सिर्फ ऑब्जर्वर्स के तौर पर अलाउ किया गया। पार्लियामेंट के डिसबैंड होने के बाद भी ओल्ड कंजर्वेटिव सिस्टम पूरी तरह वापस नहीं आ सका। हैब्सबर्ग एम्पायर में रिवॉर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए सर्फडम एबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इस टॉपिक में हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली के यूनिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मन मिडिल क्लास जर्मनी को यूनाइट करना चाहता था। लिबरल्स को प्रूसिया के लार्ज लैंड ऑनर्स का सपोर्ट मिला। प्रूसिया ने नेशनल यूनिफिकेशन का मूवमेंट स्टार्ट किया ऑटो वॉन बिस्मार्क के लीडरशिप में, जिसमें प्रूसियन आर्मी और स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी का यूज़ हुआ था। 7 सालों में 3 वार्स हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के अगेंस्ट, और हर वार में प्रूसिया जीता, जिससे यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गई। जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस और रिप्रेजेंटेटिव्स ने हॉल ऑफ मिरर्स, पैलेस ऑफ वर्साइल्स में मिलकर जर्मन एम्पायर का अनाउंसमेंट किया, और लास्ट में कैसर विलियम फर्स्ट को प्रूसिया को जर्मनी का एम्परर बना दिया गया। अब हम देखते हैं इटली के यूनिफिकेशन को। इटली पहले 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिनको डिफरेंट रूलर्स कंट्रोल कर रहे थे। गुसिपी गरीबाल्डी ने इटली को यूनाइट करने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। सार्डिनिया पिडमॉन्ट के रूलर विक्टर इमैनुएल सेकंड ने वार्स के थ्रू इटली को यूनाइट किया। काउंट केवर ने भी इटली के यूनिफिकेशन को लीड किया। 1860s में स्पेनिश रूलर्स को इटली से बाहर निकाल दिया गया। 1861 में विक्टर इमैनुएल सेकंड को यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया गया, और इसी के साथ इटली भी यूनिफाई हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर छीन ली थ्रू अ लॉन्ग रिवॉल्यूशन। इसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ, जिसके रिजल्ट में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। इस प्रोसेस में स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में इंक्लूड कर लिया गया। आयरलैंड को 1801 में फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में इंक्लूड किया गया।
1798 के रिवोल्ट के बाद जो वोल्फ टोन ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लीड किया था, न्यू इंग्लैंड के सिंबल्स जैसे ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटिश आइडेंटिटी को एक्टिवली प्रमोट किया गया ताकि एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बन सके। नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। 18th और 19th सेंचुरी के फ्रेंच आर्टिस्ट ने नेशन को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया, जिसे एलेगरी कहते हैं। नेशन को दिखाने के लिए फीमेल फिगर्स का यूज किया गया। फ्रांस में नेशन की एलेगरी को मैरियन नाम दिया गया। रेड कैप, ट्राई कलर और कॉप एड इसकी मेन फीचर्स थी। ये सब लिबर्टी और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक उसी प्रकार जर्मनी में भी नेशन की एलेगरी थी, जिसे जर्मेनिया कहते हैं। उसने ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ था। जर्मन ओक का मतलब होता है हीरोइज्म और स्ट्रेंथ। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशन स्टेट्स के आइडिया धीरे धीरे नेचुरल और यूनिवर्सल माने जाने लगा, लेकिन नेशन स्टेट्स एक दूसरे के प्रति इंटॉलरेंट होने लगे, जिससे वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। 1871 के बाद यूरोप में फर्स्ट नेशनलिस्ट टेंशन का सबसे बड़ा सेंटर बाल्कन्स रीजन बन गया। बाल्कन्स एरिया ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था और वहाँ के लोग स्लेव्स के नाम से जाने जाते थे। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी बाल्कन्स पर अपना पावर और कंट्रोल बनाना चाहता था, जिनके कारण वह कई वार शुरू हुए और आखिर में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई। दुनिया के कई हिस्सों में जो एंटी एम्पेरियल मूवमेंट्स डेवलप हुए वे नेशनलिस्ट थे। कॉलोनीज अपनी आज़ादी चाहते थे और इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। इन सब मूवमेंट्स के पीछे कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस यानी साथ होने का फीलिंग काफ़ी स्ट्रांग था। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।